तो दोस्तों, YSWA स्टडी विथ अमन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंद वंश की। इसके पहले हमने हरियंक वंश और शिशुनाग वंश खत्म कर दी हैं। अब हम बात करेंगे नंद वंश की और इसके बाद अंत में हम मौर्य वंश को पूरा खत्म कर रहे होंगे। तो नंद वंश के बारे में अब हम बात करने चलते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने मगध पर लगभग 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो दोस्तों, नंद वंश एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने करीब 345 ईसा पूर्व से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी, जो एक साधारण परिवार से आए थे और उन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को हराकर यानी कि उनकी हत्या करके सत्ता हासिल की थी। तो महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। तो आइए हम महापद्मनंद को देखते हैं। तो महापद्मनंद ने ही नंद वंश की स्थापना की। इनका शासनकाल 345 ईसा पूर्व से 329 ईसा पूर्व तक था। उन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को पराजित कर उनकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। उन्हें एकरथ यानी कि सर्वोच्च शासक और सर्वछत्रांतक सर्वछत्रांतक मतलब दोस्तों सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता था। उन्होंने काशी, कोसल, कुरु, मैथिली, सूरसेन, अवंत, अस्मक और कलिंग सहित कई राज्यों को जीतकर मगध का साम्राज्य विस्तार किया था। एक शक्तिशाली राजा थे, प्रशासनिक सुधार किए और विशाल सेना तैयार की। प्रशासन में कई सुधार किए और एक बड़ी सेना तैयार की। इसके बाद हम बात करेंगे हम घनानंद की। नंद वंश का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध शासक। उनकी अपार धन संपत्ति के कारण उन्हें अत्यंत समृद्ध राजा कहा जाता था। तो घनानंद के पास दोस्तों बहुत धन संपत्ति थी, इसीलिए वह एक अत्यंत समृद्ध राजा कहा जाता था। उसकी सेना में लगभग 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3,000 युद्ध हाथी और 2,000 रथ थे। उन्होंने अधिक कर लगाए जिससे जनता और ब्राह्मणों में संतोष बढ़ा। तो धनानंद ने बहुत कर लगा दिया था दोस्तों, जिससे जनता में और ब्राह्मणों में असंतोष बहुत काफी बढ़ गया था। चाणक्य ने उनके अपमान से क्रोधित होकर चंद्रगुप्त मौर्य को संगठित किया और घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों, आप इसको सीरियल वगैरह में देखे ही होंगे कि चाणक्य और घनानंद में एक तरीके से दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि वह उनका अपना अपमान कर देते हैं। इसलिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर के धनानंद को हरा देता है। अब इसके बाद हम अन्य नंद शासक की बात करेंगे। तो महापद्मनंद के बाद उनके 8 पुत्रों ने शासन किए, लेकिन उनके बारे में ज्यादा ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ग्रीक और जैन ग्रंथों के अनुसार ये सभी अल्पकालीन शासक थे और अंतिम राजा धनानंद था, जो कि महापद्मनंद का 8वां पुत्र रहा होगा। नंद वंश के पतन के बारे में हम पढ़े तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो दोस्तों, पहले ही बता दिया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के धनानंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। अगर हम बात करें नंद वंश की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, तो प्रशासन, कर वसूली और सशक्त तंत्र स्थापित किया। सेना, दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाई। अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिए। राज्य विस्तार, कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, इसने अपनी सेना, साम्राज्य, अर्थव्यवस्था, व्यापार को बहुत बढ़ा लिया था और कर वसूली ये सब ज्यादा कर दिया था। अब हम देखते हैं नंदवंश के महत्व के बारे में। यह पहला साम्राज्य था जिसने भारत के एक बड़े हिस्से को एक शासन के अधीन लाया, यानी कि अपना साम्राज्य विस्तार करके उसे एक शासन यानी कि सर्वोच्च शक्ति के रूप में उस पर शासन किया। प्रशासनिक नीतियां इतनी प्रभावी थी कि मौर्य वंश ने भी उन्हें अपनाया। ये नीतियां इतनी प्रभावी थी कि
नंद वंश ने जो नीतियां बनाई थी, प्रशासनिक नीतियां, मौर्य वंश ने भी उसे अपनाया कि उसी तरीके से राज्य चलाना चाहिए। इस तरह नंद वंश ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके पतन के बाद भारत के सबसे महान साम्राज्य में से एक मौर्य वंश का उदय हुआ। इसके बाद दोस्तों महान साम्राज्य अगर देखेंगे तो मौर्य वंश एक महान साम्राज्य से आता है, एक महान वंश से आता है। इसके बाद हम मौर्य वंश की बात करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं मौर्य वंश की, जो लगभग 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य वंश प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। इस साम्राज्य ने भारत के एक बड़े भूभाग को एक शासन के अंतर्गत लाया और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। तो भारत के बहुत बड़े भूभाग यानी कि उसको एकत्रित करके सर्वोच्च सत्ता के रूप में खुद कार्य करके एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। दोस्तों अब हम बात करेंगे मौर्य वंश के प्रमुख शासक और उनके इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चाणक्य यानी कि कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ये आता है कि चाणक्य के अन्य नाम क्या है, तो ये याद रखिएगा, कौटिल्य विष्णुगुप्त के दोनों चाणक्य ही नाम है। तो चाणक्य के मार्गदर्शक में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर सत्ता प्राप्त की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके सत्ता प्राप्त की और एक विशाल सेना बनाई और मगध यानी कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने सेल्यूकस के सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकेटर को हराकर पश्चिमी भारत पर नियंत्रण किया और सेल्यूकस की बेटी से विवाह किया, जिसका नाम शायद हेलेना बताया जाता है। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और दक्षिण भारत चले गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार का शासनकाल 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व था। इन्हें अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का संहारक के नाम से जाना जाता था। ये अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार किए, लेकिन कलिंग पर आक्रमण नहीं किया। उन्हें अजेय प्रशासन और नीति बनाई। उनके शासनकाल में यूनानी राजा एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमीकस को भारत भेजा। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमीकस को भारत किसके शासनकाल में भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में। इसके बाद हम बात करेंगे अशोक महान के। तो मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध सम्राट अशोक महान था, जिसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, जिसमें भारी जनहानि हुई। युद्ध की भीषणता देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का प्रचार किए। धर्म नीति चलाई, जिसमें नैतिकता, दया और सत्य पर जोर दिया गया। भारत और विदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार किए। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, थाईलैंड उन्होंने जगह जगह अशोक स्तंभ और शिलालेख स्थापित किए। यूनानी राजा एंटियोकस टॉलेमी एंटिगोनस को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूत भेजे। अब इसके बाद हम करेंगे बात दशरथ मौर्य की। ये अशोक के पोते यानी कि पुत्र के पुत्र थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन साम्राज्य कमजोर होने लगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे संप्रति मौर्य के, जो जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान किया। अब इसके बाद हम बात करेंगे बृहद्रथ मौर्य की। मौर्य वंश का अंतिम शासक, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें 185 ईसा पूर्व में मारकर शुंग वंश की स्थापना की। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा कि अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था, जिसका शासनकाल 215 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था और इसका सेनापति पुष्य मित्र शुंग ने इसे मार करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हम अगली वीडियो में शुंग वंश को पढ़ रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य की विशेषताओं को।
तो पहली विशेषता इसकी है कि व्यापक साम्राज्य लमसम संपूर्ण भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर शासन किया। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर भी शासन किया दोस्तों। संगठित प्रशासन, चाणक्य की अर्थव्यवस्था के आधार पर मजबूत शासन प्रणाली रही। सशक्त सेना, विशाल पैदल सेना, घुड़सवार हाथी सेना और नौसेना का निर्माण हुआ। धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण मिला। अर्थव्यवस्था यानी कि कृषि, व्यापार और कर प्रणाली का विकास हुआ। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रसार, अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे मौर्य वंश के पतन का। अशोक के बाद कमजोर शासक आए, जिससे साम्राज्य कमजोर हुआ। प्रशासनिक नियंत्रण ढीला पड़ गया, जिससे प्रांतों ने स्वतंत्रता की मांग की। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। इसके पतन का एक कारण ये भी आता है दोस्तों कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से धन खर्च किए थे, जिससे राजकोष खाली होता गया और मौर्य वंश का पतन होने का एक प्रमुख कारण ये भी है दोस्तों। तो हम निष्कर्ष की बात करते हैं। मौर्य वंश ने प्राचीन भारत में पहली बार एक विशाल और संगठित साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश का सबसे महान शासक अशोक था, जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और अहिंसा की नीति अपनाकर भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। मौर्य काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो SWA चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करें।